देहरादून, राजधानी रायपुर, राजधानी भोपाल, राजधानी मुंबई और राजधानी दिल्ली की विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। कृषि सुधार को लेकर संसद से पारित कानून के विरोध में पंजाब के किसान यूनियन के आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। अब रुख करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड में कोरोना के बीच दीपावली के त्योहार को लेकर एहतियात बरती जा रही है। प्रदेश भर में जहां एक तरफ दीपावली का त्योहार है तो वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़े प्रशासन की चिंता को बढ़ा सकते हैं। तीसरी तस्वीर राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 7 महीने से बंद सिनेमा घरों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में 50% दर्शक फिल्म देख सकेंगे। चौथी तस्वीर है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के बाद बीजेपी को मिली जीत के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पहुंचे। अब रुख करते हैं राजधानी मुंबई का। मुंबई में ड्रग्स पैडलर और माफिया के खिलाफ पुलिस ने अभियान क्लीन शुरू कर दिया है। अभियान के तहत मीरा रोड पुलिस ने इस सूचना के बाद 25 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने दीपावली के समय में मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खोया मावा की बिक्री पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष अभियान जो है उसे शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 6 प्रवर्तन दलों को तैनात किया है जो जरूरत पड़ने पर नकली खोया और मावा की बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी करेंगे। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। कृषि सुधार को लेकर संसद से पारित कानून के विरोध में पंजाब के किसान यूनियन के आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। दीपावली पूर्व 13 नवंबर को होने वाले इस बैठक में केंद्र सरकार किसानों की सुनेगी और उन्हें कानून की बारीकियों से अवगत कराएगी। किसानों के साथ बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और उपभोक्ता खाद्य और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हिस्सा लेंगे। पंजाब में किसानों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने से हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल भी कृषि सुधार के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि राज्य के किसानों को नए कानून के बारे में वास्तविक और सही जानकारी देने के बजाय उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। आंदोलन में जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है उससे इन कानूनों का कोई वास्ता नहीं। 13 नवंबर को वार्ता के लिए पंजाब के तकरीबन 2.5 दर्जन किसान यूनियन को आमंत्रित किया गया है और इस दौरान उन्हें संसद से पारित कानून के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। बैठक में हिस्सा लेने वाले कृषि मंत्रालय के आला अफसरों की टीम भी रहेगी जो कि किसानों की चिंताओं का समाधान करेगी। तो किसान आंदोलन को देखते हुए आपको बता दें रेलवे ने आने वाले दिनों में कुल 28 ट्रेनें जो है वह रद्द की है और यात्रियों को इस वजह से परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन के जरिए रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी और इसमें विस्तार से बताया गया कि कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुई ताकि आप अपनी यात्रा का प्लान कर सकें। नए कृषि बिल के विरोध में पंजाब में लंबे समय से किसानों का जो आंदोलन है वो चल रहा है और किसानों के कृषि बिल के विरोध में पंजाब में लंबे समय से मालगाड़ियों की आवाजाही को भी रोक दिया गया जिसके कारण पंजाब के अंदर काम कर रही कई प्रकार की जो इंडस्ट्री है उन्हें कच्चे माल की कमी के कारण काफी नुकसान हो रहा है। कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य में मालगाड़ियों का संचालन कर सकती है लेकिन अपनी मांग के पूरा होने तक यात्री गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक लगाए रखें। और किसान आंदोलन को लेकर तमाम चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर,
कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसान यूनियन के आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें बातचीत करने के लिए आमंत्रित कर दिया है। दीपावली से पहले 13 नवंबर को होने वाले इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास, विनीत? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम किसानों की बात करें तो लगातार पंजाब के अंदर किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्रीय कानूनों का जमकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी विरोध के चलते अब केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। और 13 तारीख को ये बैठक जो है दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन के अंदर होती हुई नजर आएगी, जिसमें 3 बड़े मंत्री, राजनाथ सिंह की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें या नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, तीनों मंत्री जो हैं किसानों के साथ बातचीत करेंगे। किसान कानूनों के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल किसानों की क्या राय है इन कानूनों को लेकर, उनकी क्या मांग है इन कानूनों के अनुरूप, उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे पहले आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज किसानों की तरफ से चंडीगढ़ के अंदर एक बड़ी रणनीति बनाने के लिए बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। किसानों की 31 जत्थेबंदियां जो हैं वो इस बैठक में शामिल होती नजर आएंगी, जिसमें सीधे तौर पर इस बात पर मंथन किया जाएगा कि केंद्र के साथ जो बैठक होने वाली है उसमें किस एजेंडे को लेकर किसान जत्थेबंदियां जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, कौन सा मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाना है। और अगर केंद्र का एटीट्यूड जो है वो किसानों के लिए संजीदा नहीं हो पाता, अगर केंद्र अपने व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करता या फिर केंद्र ये कहता है कि उनके जो कानून लागू हो चुके हैं उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा, तो फिर आगे की किस तरह की रणनीति बनाई जानी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज किसान भवन चंडीगढ़ के अंदर एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके अंदर तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और उस चर्चा के बाद एक प्रॉपर रणनीति के तहत ही किसान जत्थेबंदियां जो है वो दिल्ली जाएंगी और वहां पर जाकर केंद्र की मोदी सरकार के साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगी, ताकि बातचीत के माध्यम से इस आंदोलन को खत्म करवाने की कोशिश की जाए और इस पूरी समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा सके। जी मैंने जिस तरह से सत्तारूढ़ अगर कांग्रेस की बात करें, प्रमुख विपक्षी दल जो है शिरोमणि अकाली दल, उनकी बात करें तो कृषि सुधार के इन कानूनों का ये दोनों पार्टियां ही विरोध कर रही है। और केंद्र सरकार जिस तरह से ये कह रही है कि जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है उनसे इन कानूनों का किसी तरह का कोई वास्ता ही नहीं है। तो क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की, क्या कुछ रणनीति है शिरोमणि अकाली दल की? देखो, सीधे तौर पर अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो फिलहाल सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो पंजाब से संबंधित है वो इस मसले में किसानों के साथ खड़ी होती नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर कह रही हैं कि वो किसानों को समर्थन देती हैं, क्योंकि किसान जो है अपनी आजीविका के लिए प्रदर्शन करने पर मजबूर है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जो कानून पास किए गए हैं वो किसान की जो आजीविका है उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार है। इसी वजह से ये सभी की सभी पार्टियां फिलहाल कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन का समर्थन करती नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये पार्टियां ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जो क्रेडिट वॉर है उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है, कि कहीं ना कहीं अगर केंद्र किसानों की बात पर सहमत होता है और कानूनों में संशोधन करता है तो फिर क्रेडिट जो है वो किसी एक पार्टी को मिलता हुआ नजर आए। इस तरह की राजनीति भी पंजाब के अंदर देखने को मिल रही है। और आरोप प्रत्यारोप तो इस मसले को लेकर चरम पर है, जहां शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, कैप्टन सरकार पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि कैप्टन सरकार किसानों के मसले को लेकर संजीदा नहीं है, नहीं तो अब तक पूरे के पूरे प्रदेश को मंडी घोषित कर दिया जाता और इस कानूनों को पंजाब में लागू ना होने दिया जाता। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो शिरोमणि अकाली दल पर आरोप लगाते हैं कि शिरोमणि अकाली दल ने पहले इन कानूनों का समर्थन किया, कैबिनेट के अंदर इन कानूनों का समर्थन किया, और जब लोकसभा या फिर राज्यसभा में ये कानून पास होने वाले थे तो उस समय भी शिरोमणि अकाली दल के दोहरे मापदंड थे। आज जरूर शिरोमणि अकाली दल सड़कों पर विरोध करता हुआ नजर आ रहा हो, गठबंधन तोड़ लिया हो, लेकिन उस समय अगर विरोध किया होता तो शायद आज ये स्थिति पैदा ही ना होती। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इस मसले पर कहीं ना कहीं चरम पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा मसला है, क्योंकि इस वक्त किसानी एक वोट बैंक के तौर पर भी सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि 2022 के चुनाव भी काफी नजदीक हैं। तो ऐसे में किसानों के साथ खड़े होना इन पार्टियों के लिए इनकी मजबूरी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन केंद्र का एटीट्यूड कब चेंज होता है, वो अपने रुख में कब परिवर्तन करता है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक केंद्र ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किसानों के साथ जो बैठक होने वाली है क्या उसमें कानूनों में संशोधन को लेकर किसी तरह का विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने तो स्पष्ट तौर पर यह बात कहनी शुरू कर दी है, बीजेपी नेताओं ने, कि वो
केंद्र के पास गए, उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा कि पंजाब में ये कानून अगर लागू होते हैं तो फिर यहाँ की किसानी जो है बदहाली की तरफ जा सकती है। इसी वजह से केंद्र ने किसानों के साथ बातचीत करने का फैसला लिया है। बीजेपी इस बात को भुनाना शुरू हो चुकी है कि पंजाब में सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो किसानों के मसले पर राजनीति कर रही थी। केवल बीजेपी जो है वो इस मसले पर राजनीति नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी इस मसले पर किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इस तरह की विनीत बातें कपूर, जिस अब तरह से बीजेपी आपने कहा कि केंद्र ने अपने पत्ते तो हैं वो नहीं खोले हैं, लेकिन आपसे यहां पर मैं ये जानना चाहूंगा, पिछले महीने भी राज्य के किसान संगठनों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक जो है उसके आखिरी दौर में अचानक से केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति ना होने की वजह से जो किसान संगठन है वो बैठक को छोड़कर चले गए थे। इस बार क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही है? देखिए, इस बार भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट की हुई है किसानों ने कि अगर केंद्रीय मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे, अगर केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ कानूनों के मसले पर चर्चा करेंगे, तभी सार्थक बहस होगी, तभी सार्थक चर्चा जो है उसको जारी रखा जाएगा, नहीं तो मीटिंग का दोबारा से बायकॉट हो सकता है। इस तरह के संकेत पहले ही किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो पिछली बैठक में दे चुकी हैं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब वो इस आंदोलन को केवल क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेंगे, केवल राज्यों तक सीमित नहीं रखेंगे, वो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात करते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते पिछले दिनों जिस तरह से 5 नवंबर को भारत बंद की कॉल दी गई थी, अब दिल्ली के घेराव की भी कॉल दी हुई है, तो ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कानूनों में संशोधन की बात केंद्र नहीं करता, कानूनों को रद्द करने की बात नहीं करता, तब तक किसी भी तरह की बैठक का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और आज इसी के लिए एक बड़ी बैठक चंडीगढ़ के अंदर बुलाई गई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर रणनीति तैयार की जाएगी कि अगर अब भी केंद्र की मोदी सरकार जो है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं संजीदगी से इन कानूनों पर विचार नहीं करती, तो फिर अगली रणनीति किस तरह की होने वाली है और इस मीटिंग का किस तरह से जवाब देना है। बिल्कुल देखना होगा आगे क्या कुछ रणनीति तय की जाती है। कृषि और रेल मंत्री 13 को किसान यूनियन से वार्ता करने वाले हैं। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में कोरोना के बीच दीपावली के त्योहार को लेकर एहतियात बरती जा रही है। प्रदेश भर में जहां एक तरफ दीपावली का त्योहार है, तो वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़े प्रशासन की चिंता को बढ़ा सकते हैं। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ काम करता नजर आ रहा है। चौक चौराहों और गलियों में पुलिस बल तैनात है, जिससे कि लोग त्योहारों में लापरवाही करते ना दिखें। जो लोग मास्क लगाए नहीं दिख रहे, उनका लगातार चालान किया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन के गाइडलाइंस आने के बाद ग्रीन पटाखों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। देहरादून सहित कई अन्य जिलों में ग्रीन पटाखे जलाने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए। वहीं कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस द्वारा रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के संदेश वाले बैनर के दुकानों के आगे लगाए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे, वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटाखों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने दीपावली पर पटाखों को फोड़ने को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जो है उसे जारी किया है? जी सुनील, इसमें मैं बता दूं, जिस तरीके से दिवाली का पर्व जो है नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो है चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि वायु प्रदूषण के साथ साथ कोरोना वायरस को बड़े ध्यान में रखते हुए सरकार जो द्वारा जो है ये एक्शन उठाया गया है कि ताकि ग्रीन पटाखों से ही इस बार दिवाली मनाई जाए। और लगातार जो है पुलिस प्रशासन की ओर से भी बहुत अच्छी कार्रवाई की जा रही है। लगातार बिना मास्क वालों के चालान काटे जा रहे हैं और लगातार जो है पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जो है इसमें काम भी करता नजर आ रहा है। जैसे रेस्टोरेंट हुआ, होटल हुए, ढाबे हुए, इनके चालान भी काटता हुआ नजर आ रहा है, बिना मास्क वालों के बिल्कुल चालान काटते हुए नजर आ रहा है। मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की शक्ति जो है इस वक्त जो है बहुत मुस्तैदी से काम करती दिखाई दे रही है। और कोरोना से जो है लगातार बढ़ते केस जो वो सरकार की चिंता का विषय है, इसीलिए लगातार जो है सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है अपनी, कि ताकि लोग जो है अपने आप को बचाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें और लगातार बढ़ती बीमारी से दूर रखें अपने आप को। जी सुनील। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे, अगर दीपावली के त्योहार के मद्देनजर अगर बात करें, तो जो नियम है, गाइडलाइन है, उनका उल्लंघन करने पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? सॉरी सर। जावेद, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, दीपावली के मद्देनजर
जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करने की बातें सामने आई है? तो आपको बता दें, वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दीपावली पर पटाखों को जलाने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर में दीपावली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं। तो उत्तराखंड की सरकार ने अपने निर्देश में कहा कि इस दौरान लोग केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़ें। उत्तराखंड में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत दीपावली को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिन शहरों में बैन लगाया गया है, वहां के वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद ही खतरनाक है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद लाइव जुड़े हुए हैं। जावेद, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, जिस तरह से दीपावली नजदीक आ रही है, कोरोना के बीच में दीपावली की तैयारियां चल रही है, पुलिस प्रशासन जो है वो सख्ती से मुस्तैद तो है। अगर कोई इन गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक है? जी लोकेश, मैं आपको इसमें बता दूं, पुलिस प्रशासन इसमें जो है लगातार चालान काटता नजर आ रहा है, मगर अभी तक तो जो 100 रुपए या 200 रुपए के जो चालान काटे जा रहे थे, अब पुलिस प्रशासन ने उस चालान को बढ़ाकर जो है संख्या 1000 की तादाद में कर दी है। अगर कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया गया ऐसे में, और कोई भी मतलब बिना मास्क के या बिना जो है दूरी दूरी बनाए रखा नहीं बनाई, तो उसके साथ जो है पूरी कार्रवाई करता है प्रशासन, पूरी सख्ताई से नजर आएगा। और कहीं ना कहीं होटल ढाबों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि लगातार जो है मास्क वालों को अपने होटल में एंट्री दें, लगातार जो है सैनिटाइजर का यूज कराएं, लगातार जो है डिस्टेंस का पालन करवाएं, और अपने आप एक बैनर लगा कर रखें। साथ के साथ जो है पुलिस इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई भी करती नजर आई है, मगर कहीं ना कहीं जो लगातार कोरोना के जो बढ़ते मरीज हैं वो एक चिंता का बहुत बड़ा विषय बनते जा रहे हैं उत्तराखंड में। साथ के साथ जो वायु प्रदूषण, जैसे आप देख रहे हैं, लगातार जो है धान की फसल कट रही है, लगातार कुराली भी जलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी होता नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ जो अगर पटाखे जो है जलाए जाएंगे तो उसका प्रदूषण भी अलग देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं लोग जो है फिर दोबारा से बीमार होते नजर आएंगे। इसी के मद्देनजर जो है कोरोना की जो है बिल्कुल सावधानी बरती जा रही है, ताकि खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज ना मिल सकें। जावेद, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, दीपावली के अलावा अगर छठ पूजा की बात की जाए, गुरु पर्व की बात की जाए, तो क्या उसके लिए भी दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं? हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जो है इसमें साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि अगर कहीं भी कोई भी कमी होती नजर आई, छठ पूजा हो या आज धनतेरस है या कल दिवाली है, तो उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त करी जाएगी। लगातार एनसीसी कैडेट्स को जो है पुलिस प्रशासन ने अपने साथ ले लिया है। एनसीसी कैडेट्स भी जो है इसमें जो है निगरानी करते हुए नजर आएंगे। साथ के साथ जो है और चालान भी काटते नजर आएंगे। एनसीसी को पूरी तरीके से जो है एक सिपाही दे दिया गया है। साथ के साथ बताने का काम करेंगे एनसीसी कैडेट्स, जहां भी कमी महसूस होगी, जहां भी सोशल डिस्टेंस की कमी लगेगी, जहां भी मास्क जो है नहीं लगा हुआ होगा, तो तुरंत शिकायत जो है एक कांस्टेबल को देंगे, कांस्टेबल उसका कार्रवाई करता नजर आएगा। तो साथ के साथ प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें नजर बनाए हुए है और लगातार कोरोना से बचाव के सुझाव भी देता नजर आ रहा है और सोशल डिस्टेंस का पालन भी कराता नजर आ रहा है। सभी दुकानदारों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि साफ तौर पर अपने जो भी खरीदारी करेगा वो उस डिस्टेंस और गोले के साथ साथ जो है गोले पर खड़ा होकर ही जो क्या नाम खरीदारी कर पाएगा। जावेद, एनजीटी के निर्देशों के क्रम में जिस तरह से उत्तराखंड शासन जो है वो तो एक्टिव हो चुका है, वायु प्रदूषण के लेवल का जो आंकलन है वो आखिर किस तरह से किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है ग्रीन पटाखों का इसीलिए सरकार द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया कि इस बार जो है पटाखे प्रदूषित पटाखे नहीं पटाखे जलाए जाएंगे, साथ के साथ प्रदूषण से बचा जाएगा। और साथ के साथ जो है अल्टीमेटम भी दे दिया गया है इसमें साफ तौर पर एनजीटी से कि अपने बचाव के साथ साथ जो है अपने घर का, अपने परिवार का, अपने पड़ोस का पूरी तरीके से ध्यान रखें ताकि कहीं भी धुआं ना हो सके। और लगातार जो है लोग कोरोना से भी जूझते नजर आ रहे हैं, तो साथ के साथ उसी के तहत जो है एनजीटी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें धुआं वायु प्रदूषण ना किया जाए, इसीलिए ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए ज्यादा से ज्यादा। जावेद, जिस तरह से वायु प्रदूषण का लेवल जो है वो उत्तराखंड में बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है, ऐसे कौन कौन से शहर हैं उत्तराखंड में जहां पर पटाखों पर बैन लगाया गया है?
पूरी तरीके से। और सरकार जो पहले कह दिया गया है कि उत्तरकाशी हो, चमोली हो, ऋषिकेश हो, देहरादून हो या अपना क्या नाम चकराता हो, साफ तौर पर सभी शहरों को अल्टीमेटम दे दिया गया है इसी में, ताकि वायु प्रदूषण से बचा सके, लेवल को इस लेवल से घटा सके और लोग अपनी सुरक्षा अपनी रखें। बिल्कुल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाइडलाइन जारी करने का आदेश जो है वो कर दिया है जारी। धन्यवाद जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस आदेश के तहत दीपावली को लेकर तमाम जो गाइडलाइन है उसे अब जारी कर दिया गया है। वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो इस दौरान केवल ग्रीन पटाखे जो हैं वो फोड़े जाएंगे। उत्तराखंड में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से बचाव के बीच 7 महीने से बंद सिनेमा घर को फिर से खोलने की परमिशन दे दी गई है। सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में 50% दर्शक फिल्म देख सकेंगे। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने शासन के आदेश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के इलाकों में सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति दे दी। ये अनुमति सशर्त दी गई है। शर्तों के तहत हॉल में व्यक्तियों के बैठने की संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50% लोगों को बैठने की अनुमति होगी। पर्याप्त सामाजिक दूरी जरूरी होगी और आदेश के अनुसार बंद स्थल में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। अगर एयर कंडीशनर उपलब्ध ना हो तब ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए। प्रवेश करने और बाहर निकलने के स्थानों पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। लोगों के लिए मास्क आवश्यक होगा। अधिकारियों ने बताया कि सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स में कोरोना वायरस के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण होने पर लोगों को सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निश्चित क्षेत्र में सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, 65 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। वहीं पार्किंग स्थल में सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना होगा और लिफ्ट में लोगों की संख्या को भी सीमित करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन जो है वो अनलॉक होने जा रहा है। मार्च से बंद पड़े छत्तीसगढ़ में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोलने की परमिशन दी गई है। कितने फीसदी दर्शकों की परमिशन के साथ सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं? जी बिल्कुल लोकेश जी, हम आपको बताते हैं कि जिला प्रशासन ने कल दूसरी बार एक अपना आदेश जारी किया जो 7 महीने बाद राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के मल्टीप्लेक्स को खोलने की एक अनुमति दीजिए। लेकिन जो अनुमति दी गई उसमें महज सिर्फ 50% दर्शकों के बैठने की अनुमति दी गई। साथ में साफ तौर पे जितना निर्देश दिया गया है कि जो मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों पे गेट पे मास्क और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। इसको उल्लंघन करने पे संचालकों के खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही इसमें 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग है, गर्भवती महिला है और 10 वर्ष से कम बच्चों को प्रवेश नहीं देने की बात कही गई है। साथ में सर्दी जुकाम से जो पीड़ित व्यक्ति रहेंगे, जिन पे लक्षण देखेंगे, उन्हें साफ तौर से मना कर दिया गया है कि सिनेमा घर नहीं है और उन्हें किसी तरह का प्रवेश नहीं दिया जाए। साफ तौर पे देखा जा रहा है जो 7 महीने बाद खुलने जा रहे हैं सिनेमा घर और त्योहार के समय, तो इसमें भीड़ की आकांक्षा भी चलेगी, जिसके तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी वहां पर इंतजाम करे जा रहे हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, काउंटर से टिकट लेने पर जो कैश है, जो उसका लेन देन है, वो किस तरह से होगा, यहां पर यह भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल लोकेश जी, हम तो बताते हैं कि जिला प्रशासन ने लोगों से भी निवेदन किया और मल्टीप्लेक्स संचालक भी लगातार
आग्रह करते आ रहे हैं अब कि जो भी टिकट बुक की जाएगी वो ऑनलाइन टिकट बुक करें तो ये ज्यादा सहूलियत होगी। और जो टिकट जो काउंटर से दी जाएगी तो सबसे पहले हाथ सैनिटाइजर करके मास्क के साथ ही और हैंड ग्लव्स के साथ ही उन्हें प्रवेश करना होगा वहां पर टिकट के लिए। इसके अलावा तो कहीं ना एक कहीं ये सवाल देखा ये जाए भी कि आपसे करना चाहेंगे पवन, जो इंटरवल है, इंटरवल की जो टाइमिंग है, क्या उसके लिए भी जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई है कि जिससे कि लाइन से लोग कॉमन एरिया या फिर वॉशरूम है उसका यूज कर सकें? जी, अभी टाइम को लेकर कोई ऐसा वो नहीं हुआ है, वो मल्टीप्लेक्स संचालक उस समय को निर्धारित करेंगे। लेकिन जब हमने इसमें चर्चा की है तो उन्होंने साफ कहा है कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बीच में जो एक बार जो इंटरवल किया जाता था उसे बीच में 2 बार किया जाएगा समय समय, ताकि इसमें लोगों की आवाजाही भी कम रहे, वॉशरूम हो या इंटरवल के समय जो नाश्ते लेने की वो हुई। और इस पे जो नाश्ते रहेंगे वो काउंटर से सीधा चेयर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है इस पे, ताकि ठीक है। लोगों की बेरे जगह इकट्ठा ना हो सके। पवन, जिस तरह से आपने रही जानकारी दी कि 50% दर्शक जो हैं वो फिल्मों को देख सकेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिनेमा घरों को खोलने की परमिशन दे दी गई है, आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे जो दर्शक है, जो सिनेमा प्रेमी है, उन्हें किस तरह की फिल्में देखने को मिलेंगी? क्या पुरानी फिल्में देखने को मिलेंगी या फिर नई फिल्में जो हैं वो भी रिलीज हो रही हैं? जी, बिल्कुल आपको बता दें कि दीपावली का समय और परसों से एक अक्षय कुमार की फ़िल्म भी रिलीज़ हो रही है, तो दर्शकों को साफ तौर पे एक नई फ़िल्म का आनंद उठाने को मिले यहाँ पर दीपावली के चलते। साफ तौर पे अगर सबसे अहम बात जो बोला जाए पार्किंग व्यवस्था है, तो पार्किंग व्यवस्था पर पे ही एक निश्चित दूरी के भी पालन करने को साफ तौर पे कहा है। और सिनेमा घर के अंदर एक सामाजिक दूरी जो रहेगी, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अगर सामाजिक दूरी का उल्लंघन होता है तो संचालक और जो दर्शक रहेंगे इन दोनों पे कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर इस पे। पवन, सिनेमा घरों या फिर मल्टीप्लेक्स हो, इन्हें एसओपी का पालन करना होता है। अगर गाइडलाइंस के अनुसार सिनेमा हॉल या फिर मल्टीप्लेक्स ये अगर पालन नहीं करते हैं, तमाम जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? क्या महामारी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज हो सकती है? जी, बिल्कुल। आपको बता दें जो दिशा निर्देश है उसमें उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट सहित कई अन्य धाराओं के साथ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मल्टीप्लेक्स को सील करने के साथ साथ और भारी जुर्माने का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा इस पूरे मामले को लेके अब। क्योंकि लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ पे कोरोना संक्रमण फैले थे, अब हालांकि भी कहा जाए तो अभी उस पर कोई अंकुश लगा नहीं है। लगातार 2500 के आसपास मरीज रोज मिल ही रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी छत्तीसगढ़ पे लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर जिस आलो तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना बात का की जो जाए आंकड़ा है पवन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिन जगहों पर मल्टीप्लेक्स या सिनेमा घर में लोगों के जो हाथ हैं वो टच होते हैं, क्या उन्हें बार बार सैनिटाइज किया जाएगा? और जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कि 50% दर्शक जो हैं वो फिल्म को तो देख सकेंगे, लेकिन सिनेमा घर में जो 6 फुट की दूरी होती है, क्या उसे भी अनिवार्य रखा गया है? जी, बिल्कुल। तो वहाँ पर जो पर चेयर है, चेयर के बीच में गैप रहेगी। उसके बाद हर दर्शक को तो वहाँ पर हर शो के बाद पूरे थिएटर को सैनिटाइज़र करना होगा। तो उसके बाद ही लोगों को वहाँ पर प्रवेश किया जाएगा। और जब प्रवेश द्वार पे ही सैनिटाइज़र करने की और सैनिटाइज़र की पूरी व्यवस्था वहाँ पर करने की सख्त हिदायत दी गई है। ठीक है। पवन, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम ये जानकारी दी सिनेमा घर को लेकर, मल्टीप्लेक्स को लेकर, क्या किसी दर्शकों की किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई है? कितने एक्साइटेड हैं वो, क्योंकि मार्च के बाद अब जाकर सिनेमा घर या फिर मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं? बिल्कुल लोकेश जी, लगातार जो लोगों की मांग उठ रही थी कि जब बाजार खुल गए हैं, सारे सामान खुल रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं, तो क्यों ना मल्टीप्लेक्स को खोल दिया जाए। लोगों की भी एक मांग चल रही थी कि मल्टीप्लेक्स खुल जाए तो लोगों को भी समय पास करने के लिए एक अच्छा समय मिलेगा। लोग फैमिली के साथ मॉल के साथ साथ थिएटर भी जा पाएंगे। इस तरह की जो मांगे की उसके बाद ही ये सब हुई है पूरी अनुमति यहाँ पर। ठीक है, ठीक है पवन ठाकुर, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो 50% दर्शक जो हैं वे ही अब फिल्म को देख सकेंगे। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी, तो साथ ही सीएम ने कमलनाथ को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। वहीं कांग्रेस ने अपनी हार पर समीक्षा और मंथन की बात कही और दूसरी ओर बीजेपी में लगातार बैठक का दौर जारी है और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत की आशा थी, लेकिन आशाओं पर पानी फिर गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए। उपचुनाव में हार पर कांग्रेस की समीक्षा की क्या कुछ खबर है? कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद यह सवाल भी उठता है कि आखिर पार्टी से कहां पर चूक हो गई? बिल्कुल योगेश जी, बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह उपचुनाव में बीजेपी को यहाँ पर बढ़त नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। और उपचुनाव में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होने के बाद जहां बीजेपी के पास मजबूत कद्दावर प्रत्याशी थे, तो वहीं कांग्रेस के पास स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों की काफी जद्दोजहद के बाद बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी ढूंढने में काफी उनको कम समय था। और इस समय की में रणनीति चूंकि बीजेपी के पास पहले से थी और यहाँ कांग्रेस के पास रणनीति के लिए समय नहीं था, और स्थानीय स्तर पे कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों की बैठक के बाद भी उनके पास प्रत्याशी नहीं मिले, तो उनको कई जगह उनको बाहर से प्रत्याशी लाने पड़े। लोकेश जी, एक और बड़ा सवाल होता है कि अभी जो कांग्रेस से जो विधायक शामिल हुए थे बीजेपी में, उनके समर्थक भी यहाँ शामिल हुए थे, तो एक और सवाल आता है, तो संगठन में उनको स्थान नहीं मिल रहा था चुनाव के दौरान। तो आज जो बीजेपी की विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक हुई है, उसमें प्रदेश स्तर पर रणनीति तय की गई है कि कांग्रेस समर्थक जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनको बीजेपी की कार्यशैली और काम करने के ढंग से अवगत कराया जाएगा। और इन बैठकों का दौर लगातार जारी है, जो प्रदेश स्तर में इन कांग्रेस से आए पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जाएगी और पूरा बीजेपी के जिस तरह काम करती है उसको बताएंगे। वहीं अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तो आपने यहां पर बात कही, अगर हम बात कमलनाथ की करें, अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें, तो क्या लगता है कांग्रेस ने कमलनाथ के भरोसे उपचुनाव की जो सारी जिम्मेदारी सौंपी थी, क्या यह बड़ी गलती थी, या फिर कमलनाथ ने जिस तरह से बयान दिया था, क्या आइटम कहना भारी पड़ गया इस उपचुनाव में? जी बिल्कुल लोकेश जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने चंबल क्षेत्र में
कभी भी अपनी किसी भी बड़े पदाधिकारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए वहां जमीन टटोलने की कोशिश नहीं की। पहला सवाल। दूसरी बात, अगर हम बात करें आइटम वाले जिस बयान पे जो देश भर में काफी मुद्दा उठा है, और डबरा क्षेत्र में हॉट सीट भी बनी हुई सीट, और उनके समधी विजय राजे जिस तरह सुरेश राजे को जीत मिली कांग्रेस से, तो एक बड़ी जीत थी। और कांग्रेस में जिस तरह शब्दों का बीजेपी ने भुना है कि कई पर्यायवाची निकाले, आइटम शब्द के भी पर्यायवाची निकाले, और उसको मार्मिक ढंग से जनता को दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब बड़ा सवाल ये होता है कि जनता आज की बड़ी समझदार है, लोग सब जानते हैं, और उन्होंने उसका जवाब भी उस सीट पर दिया, और इमरती देवी को हारना पड़ा, जो कि उप मुख्यमंत्री का सपना भी देखती नजर आ रही थी। कई अपने बयानों में भी महाराज को समर्थन के बाद खुद को उप मुख्यमंत्री या काफी बड़े पद पे जाने की बात हो रही थी। तो यहाँ पर सीधे तौर पे कांग्रेस की जीत नजर आती है। और दूसरी ओर हम बात करें चंबल क्षेत्र में, एक बड़ी बिना रणनीति बिना समय के अगर 16 सीटों में 7 सीट भी कांग्रेस को मिलती है, चूंकि उनके पूर्व में जो 25 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, और 16 विधायक जो 16 में से 13 विधायक जो थे वो चंबल क्षेत्र थे, और 7 सीट यहाँ से मिलना बड़ी बात हो गई। क्योंकि चाहे हम मुरैना के जोरा क्षेत्र की हम बात करें, या दिमनी क्षेत्र की बात करें, या मुरैना प्रॉपर की बात करें, या ग्वालियर की बात करें, डबरा की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर जिस हिसाब से, चूंकि वो पहले से जीते हुए विधायक थे, तो ऐसे में साफ तौर पे कांग्रेस को एक बड़ी उपलब्धि नजर आई। अभी वर्तमान की बैठकों की बात करें, जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ बैठक कर रहे हैं, और प्रत्याशियों के साथ साथ जीते हुए विधायकों से रणनीति तय कर रहे हैं, और चंबल क्षेत्र में आगामी चुनाव की भी तैयारी को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शैलेंद्र, अगर हम ओवरऑल अगर बात कर लें, यहां पर मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई है, इससे जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनका कद तो बढ़ चुका होगा। क्या लगता है, मोदी कैबिनेट में अब जगह मिलने के आसार नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के? देखिए लोकेश जी, बीजेपी की जीत पहले से तय थी, जिसकी वजह यह भी मानी जाती है क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव था, और बीजेपी को अल्प मत की जरूरत थी। 8-9 सीट में ही उनकी जीत होनी थी, और एक कांग्रेस को लंबी एक, चूंकि उनके 3 विधायकों का निधन हुआ, 25 विधायक यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए, तो उनको एक लंबी पारी खेलनी थी, और उनको दुगनी तिगनी चुनौती थी। और उस क्षेत्र में चंबल क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, मालवा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर जमीन टटोलना कांग्रेस के लिए भारी इसलिए भी था क्योंकि वह बागी हुए विधायक का रसूखदार क्षेत्र था। वह एक तरह से बाहुबली स्थानीय स्तर पर लोग माने जाते थे। उनका परंपरागत वोट था, वो जातिगत वोट था, कांग्रेस को आने वाला वह वोट था। लेकिन जब वह विधायक जब शामिल हुए बीजेपी में, तो वहां पर कांग्रेस की रणनीति नहीं थी। तो एक बड़ी उपलब्धि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि चंबल क्षेत्र में उनके गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर पूर्व में यहाँ पर सतीश सिंह सिकरवार कांग्रेस से जीत जाते हैं, तो उनके विधायक मुन्नालाल गोयल को हार का मुंह देखना पड़ता है। डबरा से भी इमरती देवी को हार का मुंह देखना पड़ता है। दिमनी क्षेत्र में गिरिराज डिंडोतिया जो कि विधायक थे, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ता है। यहाँ पर मुरैना सीट की सुमावली की हम बात करें, तो यहाँ पर काफी कद्दावर बीजेपी प्रत्याशी और विधायक पूर्व में विधायक रहे एदल सिंह कंसाना, उनकी हम बात करें तो उनका रसूख है, तो भी उनको बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अजब सिंह कुशवाहा की यहाँ कांग्रेस से जीत होती है। तो तमाम पहलुओं पे अगर हम गौर करते हैं, तो इस पहलुओं में साफ होता है कि बीजेपी को जीत जरूर मिली है, लेकिन उतनी बड़ी जीत जो विधायक है उसे अपेक्षा थी, जो जीते हुए विधायक थे। तो कहीं ना कहीं इनका बिकाऊ टिकाऊ का जो बयान था कांग्रेस का, वह भी सफल नजर आता है। लेकिन बीजेपी को जीत जितनी मिलनी थी उसमें कहीं ना कहीं, जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कि कमलनाथ के बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए बयान से कहीं ना कहीं हार का तो सामना करना पड़ा, अब आगे क्या लगता है, कमलनाथ जो है उन पर नैतिक दबाव की बात करें तो वो कितना बढ़ेगा, और प्रदेश कांग्रेस में क्या नजर आता है, क्या फिर से नेतृत्व परिवर्तन जो है वो हो सकता है?
देखिए लोकेश जी, कई समीक्षा के दौरान और सूत्रों की अगर हम माने तो जिस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ को दिग्विजय सिंह का साथ को लेने के बाद उनको मुंह की खानी पड़ी और प्रदेश का नेतृत्व टूटा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दूसरे खेमे में जाना पड़ा और उनके विधायकों की यहाँ पर जिस तरह कह रहे हैं कि उनकी आलोचना हुई, उनको समय नहीं मिला, उनके क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ, तो इन तमाम पहलुओं पर कांग्रेस और नेतृत्व चूंकि यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ कर रहे हैं, यहाँ पर उनके पास दो जिम्मेदारी थी। जब उन्होंने प्रदेश सरकार बनाई तब भी वो सीएम थे और प्रदेश अध्यक्ष का भी पद लिए हुए थे। तो एक व्यक्ति पर पूरा प्रदेश आधारित नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में संगठन का अभाव है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसी जद्दोजहद होती है। वहीं बीजेपी में हम बात करें तो वहां बीजेपी में सामान्य कार्यकर्ता हो या ऊपरी स्तर का उच्च स्तरीय कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, तो ये सामान्य नेचर पे रहने वाले लोग नजर आते हैं। कांग्रेस में पद के साथ साथ कहीं ना कहीं जद्दोजहद और एक दूसरे की टांग खींचने वाली चीजें अगर संगठित होते हैं तो निश्चित ही प्रदेश ने जिस तरह से कमलनाथ के ऊपर या भरोसा किया हो और इतनी सीटें आई हैं, तो अगर ये संगठित होते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस को एक आने वाले समय में बहुमत मिल सकता है, क्योंकि प्रदेश की जनता बिल्कुल बहरहाल ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी तो उत्साहित है ही, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ये जो उनके समर्थन है वो भी उत्साहित है। धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय बनने के बाद सीपी दयानंद दाते ने मीरा भाईंदर शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस स्थानीय नागरिकों को जागरूक कर उनकी मदद से नशेड़ियों, ड्रग पैडलर और नशे का कारोबार करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर शहर को नशा मुक्त करेगी। नशा मुक्त अभियान के तहत मीरा रोड पुलिस ने मीरा रोड के एक जागरूक नागरिक की सूचना के बाद शांति नगर परिसर से 2 आरोपियों को 25 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपी मुंबई के खार के रहने वाले हैं। मीरा रोड डिवीजन के एसीपी विराज सानप ने इस मामले की जानकारी देते हुए शहर वासियों से यह अपील की है कि अगर आसपास में किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक काम, नशे का सेवन या फिर कारोबार हो तो उसकी तुरंत जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी जाए। तो मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरी बनने के बाद पुलिस कमिश्नर दयानंद दाते ने मीरा भाईंदर को नशा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है और इसी अभियान के तहत पुलिस स्थानीय नागरिकों को जागरूक कर उनकी मदद से नशेड़ियों, ड्रग पैडलर और नशे का व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में पुलिस ने 25 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की गई है। मीरा भाईंदर से 25 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार किए गए और पकड़ने के लिए पुलिस अनूठा अभियान चला रही है। क्या जानकारी है, किस तरह से ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का महाअभियान चल रहा है ताकि तस्करों की जड़ों जो है उनको समाप्त जो किया जा सके? ये देखिए लोकेश, जिस तरह से मीरा भाईंदर में जो है सदानंद दाते की जब नियुक्ति हुई थी, इस दौरान ये मालूमात हुई थी कि लगातार जो है मीरा भाईंदर में ड्रग्स का जंजाल फैला हुआ। तमाम ड्रग्स के कारोबारी मीरा भाईंदर इलाके में रहते हैं। ऐसे में सदानंद दाते ने एक मुहिम चलाई। इस मुहिम के तहत उन्होंने निर्णय लिया कि हर गली तक मुंबई पुलिस जो है वहां पहुंचेगी और उन ड्रग्स पेडलर के ऊपर कार्रवाई करेगी। ऐसे में लगातार ये मुहिम चलाई जा रही थी। मुहिम के दौरान ये लोगों से आह्वान किया जा रहा था कि आप हमें आकर जानकारी दे दिए। इस तरह के गली मोहल्ले कहीं भी इस तरह की कोई जानकारी मिलती है या कोई ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त पाया जाता है तो तुरंत आकर जानकारी दे। इस जानकारी के तहत जो है छापेमारी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जिस तरह से जो है जानकारी कल मिली थी, इस दौरान जो है छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान करीब 25 किलो गांजा, या अगर साफ तौर पे कहा
करोड़ों की जो है ड्रग्स बरामद किया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है इनकी मुहिम कभी सफल रही है और दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन पे कार्रवाई की जो है आगे की अग्रिम कार्रवाई होती वो की जा रही है। सत्यप्रकाश, जिस तरह से ड्रग का जो धंधा है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है, जो पैडलर है वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, पुलिस ने अभियान क्लीन तो शुरू कर दिया, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए? ड्रग तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान तो शुरू कर दिया, लेकिन किस तरह से रोक लगेगी इस पर? देखिए लोकेश, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर जब सीबीआई जांच कर रही थी, ईडी जांच कर रही, इस दौरान ड्रग्स एंगल आया था। ड्रग्स एंगल आने के बाद पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स का जंजाल फैलता हुआ नजर आया। लगातार एनसीबी कार्रवाई भी कर रही है, वहीं इसको लेकर मुंबई की नारकोटिक सेल जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जिस तरह से मीरा भाईंदर में ये मुहिम चलाई जा रही है वो काफी अहम है, क्योंकि लगातार जो है वहां भी अब ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो मुहिम चलाई थी इस दौरान भी ये कहा था कि जो भी तक इस जानकारी को देगा उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा, उसको अदालत में नहीं बुलाया जाएगा, लिहाजन आप कोई भी जानकारी इस तरह की शेयर कर सकते हैं। जिसके बाद निर्भीक लोगों ने जो है अब जो है मुंबई पुलिस को जो है जानकारियां देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत मुंबई पुलिस इस तरह की लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि ड्रग्स का जो जंजाल है वो सिर्फ मुंबई नहीं है, मुंबई से बाहर भी है। ऐसे में इसको पूरी तरह से खत्म करना एक मुंबई पुलिस की चुनौती है, लेकिन बिल्कुल मुंबई बड़ी पुलिस चुनौती है, क्योंकि इनके निशाने पर जो पैडलर हैं उनके निशाने पर जवानी की दहलीज पर जो युवा कदम रख रहे हैं वो इनके निशाने पर, तो कहीं ना कहीं अभियान क्लीन तो चला दिया गया है, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने दीपावली के समय में मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खोया मावा की बिक्री पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। खोया और मावा का उपयोग ज्यादातर मिठाइयां बनाने में किया जाता है। दिल्ली सरकार ने 6 प्रवर्तन दलों को तैनात किया है, जो कि जरूरत पड़ने पर नकली खोया और मावा की बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी करेंगे। कोविड-19 को लेकर बरती जाने वाली सावधानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर 1,30,000 खाद्य व्यवसाय संचालकों को जागरूकता सामग्री के साथ ईमेल भेजे गए और मिठाइयों में मिलावट की जांच की जा रही है। अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की विभिन्न टीमों ने नकली खोए की बिक्री रोकने के लिए 5 जगहों पर छापामारी की है। नकली खोया की बिक्री रोकने के लिए खोया मंडी मोरी गेट पर जांच की गई। यहां से पूरी दिल्ली में खोया वितरित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खोया मंडी में विभिन्न विक्रेताओं से 25 नमूने लिए। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के जरिए स्पॉट टेस्टिंग के लिए 188 सर्विलांस सैंपल उठाए और लगभग 3,200 किलोग्राम नकली खोया को जब्त कर नष्ट किया गया। उपभोक्ताओं को मिलावटी मिठाई की बिक्री से रोकने के लिए खाद्य विभाग की ओर से मिठाइयों की बिक्री से जुड़े संस्थानों के परिसरों के ऊपर सख्त निगरानी रखकर निरीक्षण किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में नकली खोए की बिक्री पर सरकार की नजर है और इसके लिए 6 टीमों को तैनात भी कर दिया गया है। सरकार लोगों के स्वास्थ्य के बारे में तो गंभीर है, उपभोक्ताओं को मिलावटी मिठाई की बिक्री से रोकने के लिए किस तरह से सख्त निगरानी रखते हुए निरीक्षण किया जा रहा है? देखिए कि स्पष्ट है यहाँ पे दिल्ली जैसे जैसे त्योहार का फेस्टिवल आता है, यानी कि दिवाली का या फिर कहे छठ पूजा या फिर कहें भाई दूज, कहीं सबसे ज्यादा मिठाइयाँ ही यूज की जाती हैं और मिठाइयाँ ही सबसे ज्यादा बिकती हैं। मगर बात करें जिस तरीके से दिवाली का त्योहार आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो मिठाइयाँ सबसे ज्यादा बिक रही हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिलावट भी होती है। कहीं ना कहीं हर साल यही देखने को मिलता है कि इतने किलो मावा पकड़ा गया, इतने किलो मिठाई नकली मिठाई पकड़ी गई। तो कहीं ना कहीं ये गोरख धंधा जरूर है, उसको पकड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने 6 गठनों का टीम का गठन किया गया है और तमाम जो जगहें हैं यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा होलसेल के अंदर मावा बिकता है वहां पर कहीं ना कहीं मॉनिटराइज किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। बात करें मोरी गेट की, जो खोया मंडी है सबसे बड़ी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी मंडी कहलाती है, जो खोया
खोया मंडी है, यहाँ से ही खारी बावली के अंदर या फिर कहें और तमाम जगहों पर या फिर जितने भी हलवाई हैं या फिर जो बड़े कह सकते हैं जो मिठाई बनाने वाले उद्योगपति हैं, वो उन तमाम जो यहाँ से लेके जाते हैं और तमाम जगहों पर खोआ पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब मॉनिटराइज की जा रही है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं 13 जो मिठाइयाँ मावा पकड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर गौर करने वाली बात है कि जो 6 गठनों का टीम का गठन किया गया है, वो तकरीबन तकरीबन पूरी दिल्ली को मॉनिटराइज कर रहे हैं ताकि नकली मिठाई लोगों तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अगर लोगों तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य खराब होगा और परेशानियां भी होंगी, क्योंकि वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर नकली मिठाइयां भी खाएंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी संभालने में दिक्कत होगी। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार खोआ को कह सकते हैं खोआ मंडी को जो कहीं ना कहीं मॉनिटराइज किया जा रहा है, तकरीबन तकरीबन तमाम टीमें इसके अंदर काम कर रही हैं। इसके अंदर दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं और भी अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं चेकिंग कर रहे हैं तमाम रास्तों पर, यानी कि तमाम जगहों पर अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल पाती है तो उनको वहां पर रेड किया जाता है, चेकिंग की जाती है। अगर नकली मावा पकड़ा जाता है तो उनको पर जुर्माना भी है और सजा भी है। जी राजीव, जानना चाहेंगे मिलावटी मिठाई जो है वो कड़वाहट पैदा ना करने दीपावली के त्योहार को, या फिर अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत को खराब ना कर दे, इसके लिए जो भी सैंपल लिए जा रहे हैं उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई जा रही है या फिर जो मिठाई है उसकी गुणवत्ता को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहा है, तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से हर साल यानी कि हर दिवाली के फेस्टिवल पे कहें, भाई दूज के फेस्टिवल पे कहें या फिर कहें राखी पर, तमाम जगह इन फेस्टिवलों पर मिठाई का यूज होता है। और कहीं ना कहीं जो बर्फी की बात करें या किसी भी चीज की बात करें तो तमाम इनमें खोए का इस्तेमाल होता है। और वहीं बात करें आप खोआ मंडी की, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सैंपल उठाए गए हैं और जो भी अगर इसके अंदर सैंपल में गड़बड़ी मिलती है तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो व्यापारी है या जो दुकानदार है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और यहाँ तक कि जुर्माना भी है। लगभग जुर्माना शायद मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए के करीब निर्धारित किया गया है और जुर्माने के साथ साथ सजा भी है। अगर इस तरीके की गड़बड़ मिलती है तो कहीं ना कहीं दिवाली का जो त्योहार है वो कहीं ना कहीं खटा कह सकते हैं कड़वा बन सकता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और तमाम जो टीम गठन की हुई है वो उसके संदर्भ कह सकते हैं एसडीएम की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको सजा का प्रावधान भी दिया जाएगा। जी राजीव, जिस तरह से त्योहार की बात की जाए, दीपावली पर्व है तो दीपावली पर्व पर जिस तरह से मिठाइयों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और जो मिलावटखोर हैं उसका बखूबी से फायदा भी उठाते हैं। और अगर मिलावटखोर इस तरह की मिठाइयां जो हैं वो सामने लाते हैं तो उसका स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है और उसको लेकर क्या कुछ चुनौती नजर आ रही है आपको इस वक्त? देखिए बिल्कुल दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर करती है, मगर कहीं ना कहीं मिलावटी जो मिठाई है वो जरूर दिखती है, क्योंकि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो यहाँ मिलावटी मिठाई बेचते हैं और कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचती है। मगर बात करें जिससे कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब जरूर होता है, यानी कि वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब जब मिठाई भी कड़वी होगी, यानी कि जो मिठाई है यानी कि अब वो गड़बड़ होगी उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, हृदय पर नुकसान करेगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है इससे। और कहीं ना कहीं जो अंदर का गले के जो खराश है वो भी बढ़ा सकता है और कहीं ना कहीं जो वायरस का साथ भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, तमाम मॉनिटराइज किया जा रहा है, तमाम टीमें बैठाई हुई हैं इसके अंदर और तमाम कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी आशंका ना मिल पाए कि जहां पर नकली मावा मिल रहा हो या नकली मिठाई मिल रहा हो। मगर हम भी दर्शकों से अपील करेंगे, क्या छोटे दुकानदार या फिर ऐसे जो गली कूचों के अंदर जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं उनसे मिठाई ना लें, किसी बड़े स्टैंडर्ड जगह से मिठाई लें ताकि मिलावट की जो आशंका है वो कम से कम हो सके। जी राजीव, जिस तरह से मिलावटी मिठाई जो है उसको बाजार में खपाने की कोशिश भी की जाती होगी, चाहे वो छोटे व्यापारी क्यों ना हो, तो अगर जो कोई छापेमार कार्रवाई होती है, दिवाली से पहले जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 6 जगह छापेमारी हो चुकी है और लगभग 3200 किलोग्राम नकली खोया जो है वो जब्त किया गया, इस तरह की छापेमार कार्रवाई के बाद में क्या उन मिठाइयों को नष्ट किया जाता है या आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ताकि आगे कोई और ऐसे मिलावटखोर है वो इस पर पाबंद हो जाए? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 6 जगहों पर जो छापेमारी की गई थी उसके अंदर जो भी मावा पकड़ा गया है वो अभी सैंपल के तौर पर भेजा गया है। अगर उनके अंदर कोई गड़बड़ी मिलती है तो कहीं ना कहीं जुर्माना जरूर है और सजा भी है। अगर बात करें जिस तरीके से अगर मावा नकली मिलता है
तो जुर्माने के साथ साथ यानी कि 5 लाख रुपए का करीब जुर्माना है और उसके अंदर 2 साल की सजा है। मगर अभी सजा डिक्लेयर नहीं कर पाई है, ये सिर्फ एक अनुमान है कि भी 2 साल की सजा है। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार कितनी मुस्तैदी से काम करती है, क्योंकि हर बार यही देखने को मिलता है, नकली मिलावट की मिठाई जो है वो हर बार बिकती है और कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य की परेशानी होती है, क्योंकि जैसे ही दिवाली का फेस्टिवल खत्म होता है लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं और कहीं ना कहीं जो नकली मिठाई खाने से जो बीमारियां बनती हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर सीधे सीधे बता देते हैं कि हाँ आप लोगों ने नकली मिठाई खाई थी। तो उसके बाद जब पछतावा होता है कि हमने छोटे दुकानदार या फिर नकली मिठाई क्यों खरीदी, हमने कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड जगह से खरीद लेते, तो शायद कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि हाँ एक विश्वास होता है बड़े दुकानदार के ऊपर कि ये मिलावट ही नहीं होगा। मगर जिस तरीके से बात करें मॉनिटराइज की, क्योंकि तकरीबन गठन जो टीम गठन की हुई है दिल्ली सरकार ने, वो कोशिश यही कर रही है कि अभी तक दिवाली पर कहीं ना कहीं जो नकली मिठाई है उसको पकड़ा जा सके और उनको नष्ट किया जा सके, क्योंकि खास तौर पर जितनी भी नकली मिठाई मिलती है उनको नष्ट किया जाता है ताकि उसका यूज कहीं भी ना हो सके। जी तो कुल मिलाकर त्योहार पर मिलावट जो है मिठाइयों पर वो चरम पर है, लेकिन सरकार जो है वो भी यहां पर सख्त होती नजर आ रही है। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।